एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन और ऊष्मागतिक फलन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आई होप इसके पहले के लेक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते क्या हैं? ठीक है, एक सिंपल सा अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वर्क है, हीट है, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या होंगे? थर्मोडायनेमिक फंक्शन होंगे। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के इंटरेक्शन के द्वारा इसमें चेंज होता है। क्लियर? तो ये होंगे हमारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन और ये दो टाइप के होंगे। ठीक है, पहला टाइप होगा पॉइंट फंक्शन या फिर बिंदु फलन और सेकेंड होगा पाथ फंक्शन। पथ फलन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? फंक्शन तो मैंने बता दिया आपको कि ये टेम्परेचर ये सब होते हैं, लेकिन हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इन जनरली मैं दूसरे वर्ड से भी अगर नाम लिख दूं यहां पर तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं पॉइंट फंक्शन जो होता है, इसकी स्टडी हम ज्यादा करेंगे। तो पॉइंट फंक्शन को मैं स्टेट फंक्शन भी कह सकता हूं, स्टेट वेरिएबल भी कह सकता हूं। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम हो सकता है डिस्कस करें तो मैं अचानक से स्टेट फंक्शन बोल दूं या स्टेट वेरिएबल बोल दूं, तो मैं पॉइंट फंक्शन की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, या फिर जैसे बिंदु फलन को मैं अवस्था फलन भी कह सकता हूं, या फिर अवस्था चर, अवस्था ऊष्मागतिक चर मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है या बिंदु फलन क्या होता है। ऐसी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसा फंक्शन पॉइंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन या ऐसी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी जिसका चेंज या जिसका परिवर्तन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ साथ उसकी इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर भी निर्भर करता है। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब कि पथ पर भी निर्भर करता है या पाथ पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझाऊंगा ये चीजों को, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहूंगा कि 90% पब्लिक जो है अगर फिजिक्स को पढ़ती है तो इसके लिए कंफ्यूज रहती है कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल ऐसा चेंज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी में ऐसा चेंज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर निर्भर करे पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी में ऐसा चेंज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ इंटरमीडिएट स्टेट या फिर पथ पर भी निर्भर करे, उसको कहेंगे हम पाथ फंक्शन या पथ फलन। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वांटिटी है, कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है। इसको एग्जांपल से समझेंगे कि इसमें से जितनी भी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी दिख रही है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन दिख रहे हैं, इसमें से हम कैसे पता करेंगे कौन सा पॉइंट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फिजिक्स में भी हम ये चीजें पढ़ते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ की जो हाइट है मैं h मान लेता हूं। ठीक है, और इस पर्सन को मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में फेंक देता हूं। क्लियर है? मैंने क्या लिया, एक पहाड़ है जिसकी हाइट h है और पर्सन की इनिशियल स्टेट कौन सी है, ये वाली, और फाइनल स्टेट ये वाली। मैं इस पर्सन को यहां से यहां ऐसा करके फेंक देता हूं। इस पाथ को मैं नाम देता हूं पाथ 1। ठीक है, तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है, मैं इसको इनिशियल पॉइंट लिख देता हूं। इनिशियल पॉइंट, इस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पर्सन की इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h यहां पे क्या है, 0, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा इसे mgh, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, तो h इज नॉट 0। ठीक है, मीन्स कि ये पर्सन इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचा इस पाथ के द्वारा, मैंने इसको फेंक दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे हुआ, 0 से लेके mgh, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, कितना होगा, mgh माइनस 0 mgh। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी एक क्वांटिटी है जो पर्सन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में चेंज होती है। ठीक है, और उसका जो चेंज है वो mgh होगा, ये मैंने आपको यहां करके बताया, mgh माइनस 0। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी कंडीशन लेता हूं। इस पर्सन को अब मैं पहले इस रास्ते से मैंने भेजा था, अब मैं क्या करता हूं, इस पर्सन को इस रास्ते से भेजता हूं, ऐसा गोल घुमाते हुए, मतलब कि पहाड़ों में ऐसा रास्तों से उसको भेजता हूं इस रास्ते से, और पर्सन ऊपर जाके खड़े हो जाता है। ये इस पाथ को मैं नाम दे देता हूं पाथ 2। देखिए, ठीक है, पर्सन इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहां पहुंचा, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही, इस पाथ के द्वारा भी 0, फाइनल कितनी रहेगी इस पाथ पे, फाइनल पॉइंट इसका ये वाला है mgh होगी। ठीक है, तो फिर से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की गणना करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करेंगे, तो mgh आएगा। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है वो सेम आ रहा है, चाहे हम पर्सन को पाथ 1 से भेजें या पाथ 2 से भेजें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन इसके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो mgh दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। इसलिए ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉइंट फंक्शन होगी या फिर बिंदु फलन होगी। ठीक है, लेकिन व्यक्ति को कार्य अलग अलग करना पड़ा होगा। जब वो इस पास से जा रहा था उसका कार्य कुछ और रहा होगा, जब व्यक्ति इस पास से जा रहा होगा तो उसको ज्यादा कार्य करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी पहाड़ चढ़ने में। यहां से तो आसानी से पहुंच गया, यहां से इसको चढ़ने में बहुत परेशानी हुई होगी। ठीक है, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका, पाथ फलन या पाथ फंक्शन, पथ फलन। वर्क डिफरेंट है आपका,
पाथ 1 के लिए वर्क कुछ होगा और पाथ 2 के लिए वर्क कुछ और होगा, ठीक है। तो जो वर्क जो क्वांटिटी है हमारी, वर्क डन है या कार्य जो है, वो क्या होगा हमारा, एक पथ फंक्शन होगा या पाथ फलन होगा फिजिक्स में। क्लियर है? तो ये एक बेसिक टर्म्स था और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो पॉइंट फंक्शन होगा, और अगर हम वर्क की बात करें, सेम पॉइंट पे व्यक्ति को पहुंचना है, वहां वो डिफरेंट वर्क कर रहा है, तो वर्क जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा हमारा वो पाथ फंक्शन होगा। तो इन जनरली आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिक फलन में जो मैंने वर्क डन लिखा था या वर्क जो लिखा था वो कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसको मैं एक और एग्जांपल की तरीके से आपको समझाता हूं। अब और आगे बढ़ते हैं और मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, ठीक है। एक चाय का कप है, दो कंडीशन लेंगे, ठीक है। एक चाय का कप है और इसमें चाय रखी हुई है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मीन्स ये हमारा सिस्टम हो गया या निकाय हो गया, और इसके सराउंडिंग या इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लिख देता हूं मैं इसको, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। परिवेश का ताप, ठीक है, कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए इधर कि इस चाय के कप को मैंने रूम में रख दिया, ऐसे सराउंडिंग में रख दिया जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये चाय का कप क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके जो ठंडे होने की दर है वो 20 मिनट है, मतलब कि चाय का कप 20 मिनट में 27 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाएगा। मीन्स कि इस कंडीशन में इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा चाय के कप का 50 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस चाय के कप का, ठीक है। अब ये तो कंडीशन होगी चाय के कप की जो ओपन सिस्टम था। एक हम क्लोज सिस्टम लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं थर्मस फ्लास्क लेता हूं, फ्लास्क, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है थर्मस फ्लास्क, चारों तरफ से पैक है ये, ठीक है, और इसमें चाय रखी हुई है। इसका टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, और इसके ठंडे होने की दर कितनी हो सकती है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क है और सिस्टम सराउंडिंग के बीच जो वॉल है चारों तरफ की वो भी नॉन कंडक्टिंग है, तो लेकिन चाय तो ठंडी होगी, ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए वो चाय गर्म ही रहेगी 50 डिग्री सेल्सियस में, नहीं, चाय ठंडी होगी। तो मान लेते हैं कि इसमें जो चाय के ठंडे होने की दर कितनी है 5 आवर। मान लेते हैं कि इस थर्मस फ्लास्क में रखी चाय 5 घंटे बाद ठंडी हो जाती है, मतलब कि सेम टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होगा उसका 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो टेम्परेचर क्वांटिटी होगी इनिशियल 50 डिग्री सेल्सियस,
और यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर होगा इस थर्मस फ्लास्क का 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडा हो जाएगा। अब देखिए दोनों कंडीशन में अंतर क्या है। एक चाय का कप है जो जल्दी ठंडा हो रहा है, और एक थर्मस फ्लास्क है जो ठंडे होने में समय लगा रहा है। क्लियर है? मतलब कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो तो सेम आ रहा है हमारा दोनों कंडीशन में। चेंज इन टेम्परेचर जो है हमारा वो दोनों में सेम आ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री ही मिलना है हमको, लेकिन जो हीट फ्लो होने का रेट है या ऊष्मा के फ्लो होने की जो दर है वो अलग अलग है। ठीक है, ठंडे होने की जो दर है या ऊष्मा के फ्लो होने की दर है सिस्टम से सराउंडिंग में, वो अलग अलग है। इसमें फास्ट हीट फ्लो होता है और इसीलिए ये कप जल्दी ठंडा होता है और 20 मिनट लगते हैं इसको ठंडा होने में। और जो थर्मस फ्लास्क है जो चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग वॉल का बना हुआ है, उसमें से हीट निकलने में बहुत समय लगता है। ठीक है, मान लेते 5 घंटा लग गया, लेकिन टेम्परेचर की जो क्वांटिटी है वो तो उतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा या इससे कम भी नहीं होगा। मीन्स कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो देखिए दोनों कंडीशन में, चाहे हम चाय का कप लें एक थर्मस फ्लास्क लें, उसमें चेंज आपका सेम आ रहा है, लेकिन जो हीट के फ्लो होने की जो दर है वो डिफरेंट है। मतलब कि जो हीट है वो इसमें फास्ट फ्लो हो रही है, इसमें स्लो फ्लो हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। तो हीट हमारा क्या होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर कंडक्टिंग वॉल था, ओपन सिस्टम था, तो हीट आसानी से फ्लो हो रही थी। मतलब कि हीट को निकलने में ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन यहां से हीट को निकलने में ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर हीट और वर्क दोनों समान ही होते हैं। वर्क इज कन्वर्टिबल टू हीट और हीट इज कन्वर्टिबल टू वर्क। ठीक है, तो हीट जो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, हमारा पाथ फंक्शन होगा या पथ फलन होगा। और टेम्परेचर जो क्वांटिटी होगा वो हमारा पॉइंट फंक्शन होगा या फिर बिंदु फलन होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेने का रीजन यही था, मैं आपको समझा सकूं कि जो थर्मोडायनेमिक हम पढ़ रहे हैं उसकी जो क्वांटिटीज है, लाइक टेम्परेचर है, हीट है, ठीक है, या इसमें जो वर्क भी होगा या वर्क मान लेते हैं। ठीक है, हीट को निकलने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। सिंपल, क्योंकि ज्यादा वर्क यहाँ पे करना पड़ रहा है हीट को निकलने के लिए, यहाँ पे ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ कम समय लग रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा समय लग रहा है निकलने में। क्लियर? तो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही होना है ना, तो इसलिए ये पॉइंट फंक्शन होगा या बिंदु फलन होगा। मतलब कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो किस रास्ते से या किस तरीके से हुआ उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, टेम्परेचर चाय का जो चाय है कप में रखी हुई है, थर्मस फ्लास्क में रखी हो, वो 50 से 27 डिग्री कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उसको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही निर्भर करेगा ये। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो इस पोर्शन को आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट फंक्शन जो है टेम्परेचर होगा, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम होगा, एंट्रोपी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, ये सब क्वांटिटीज क्या होंगी, हमारी पॉइंट फंक्शन होंगी या बिंदु फलन होंगी। और पाथ फंक्शन क्या होगा,
वर्क और हीट, कार्य और ऊष्मा, ये क्या होंगे? पाथ फंक्शन होंगे या पथ फलन होंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन change in which depends on initial and final state is called point function, और स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं। बिंदु फलन, ऐसे फलन जिनमें परिवर्तन उसकी प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। ऐसे फलन जिनमें परिवर्तन उसकी प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं, बिंदु फलन कहलाते हैं। उदाहरण क्या होगा? ताप, आयतन, दाब, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, यू। ठीक है, इत्यादि। तो ये जो हमारी डेफिनेशन होगी पॉइंट फंक्शन या बिंदु फलन की होगी, इसमें एक वर्ड है चेंज, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आधी अधूरी डेफिनेशन हमको नहीं बतानी है। इस वर्ड को आप जरूर यूज करेंगे डेफिनेशन में। ठीक है, पाथ फंक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पाथ फंक्शन the function change in which
डिपेंड्स ऑन its initial state and final state, and also depends on path connecting these states is known as path function. ठीक है, एग्जाम्पल होगा ऊष्मा, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हीट और वर्क। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटी होंगी जो पाथ फंक्शन होंगी। फिर पॉइंट पथ फलन, ऐसे फलन जिनमें परिवर्तन ऐसे फलन जिनमें परिवर्तन उनकी प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के साथ साथ उनकी अवस्थाओं द्वारा तय किए गए पथ पर भी निर्भर करता है, पथ फलन कहलाता है। उदाहरण क्या हो सकता है, लिखा हुआ है इसमें, ऊष्मा और कार्य। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस होंगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पॉइंट फंक्शन को भी मैंने लिखवा दिया आपको और पाथ फंक्शन को भी मैंने लिखवा दिया है। अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका देखेंगे पाथ फंक्शन क्या होता है या स्टेट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है। क्लियर है, इसको भी बाद में देखेंगे। हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मतलब कि एक थर्मोडायनेमिकल फंक्शन होगा हमारे पास और वो किसी दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो चेंज जो होगा वो दो क्वांटिटीज के द्वारा किस तरह से होता है उसको देखेंगे। मतलब कि चेंज हम लोग किसी भी तरीके से करें, फंक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल हिंदी में भी लिख लेते हैं। बिंदु फलन, अवस्था फलन, अवस्था चर। ठीक है,
तो ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो चेंज इन थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करते हैं पहले। एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं f ऑफ एक्स वाई, मतलब कि फंक्शन f क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है और इसमें जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x और y के ऊपर। मतलब कि x चेंज होगा या y चेंज होगा तो इसमें चेंज आएगा। क्लियर है? तो मैं लिखता हूं चेंज इन f ऑफ एक्स वाई या फिर f ऑफ एक्स वाई में परिवर्तन इसको कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ f। f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो x के ऊपर डिपेंड करेगा फिर y के ऊपर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल f बाय डेल x। कांस्टेंट किसको रखेंगे, y को, और इसको एडजस्ट करने के लिए dx यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस डेल f अपॉन डेल y। अब y के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है फंक्शन f और x को कांस्टेंट रखेंगे और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर dy का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी, एक्चुअल में मैंने किया क्या, अभी एक पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। फंक्शन f है, इसमें चेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में चेंज किया, y को कांस्टेंट रखा और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे dx का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और प्लस करके मैंने क्या किया, फिर फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में चेंज किया, फिर x को कांस्टेंट रखा और बैलेंस करने के लिए dy को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये जो इक्वेशन का फॉर्म है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्म है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो m dx प्लस n dy। m और n क्या होते हैं, dx और dy के कोफिशिएंट्स होते हैं और ये इसका फॉर्म होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये कब ट्रू होता है, जब डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये इसकी कंडीशन होती है इक्वेशन की। ठीक है, ये इस इक्वेशन की कंडीशन है कि अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन है तो ये रिलेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को 2। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए और हमें यहां से m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, dx है तो m की जगह ये रखा हुआ है, ये m हो जाएगा, और यहाँ dy है तो n की जगह क्या रखा हुआ है, ये, तो ये n हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं डेल f अपॉन डेल x कांस्टेंट y, और n की जगह क्या रखा हुआ है, डेल f अपॉन डेल y कांस्टेंट x। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम m और n की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है, तो मैं ऊपर का कुछ पोर्शन को मिटा रहा हूं। यहां से फिर यहां लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर
यही इक्वेशन को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, m की वैल्यू रखिए और n की वैल्यू रखिए, ये जो दी हुई है। तो ये क्या होगा, डेल अपॉन डेल y, m की वैल्यू क्या होगी, डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल x इक्वल टू, यहाँ y लिखेंगे इसको, फिर डेल अपॉन डेल x डेल f बाय डेल y कांस्टेंट x। ठीक है, इसको एक और स्टेप में लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल स्क्वायर f बाय डेल y डेल x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f बाय डेल x डेल y। ये कांस्टेंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी स्टेट फंक्शन की या स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन है वो स्टेट फंक्शन की कंडीशन है कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है जो x और y पे निर्भर कर रही है, तो उसमें जो चेंज है वो उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे देखिए, फंक्शन f में इस टाइप की क्वांटिटी क्या बता रहा है, फंक्शन f में पहले x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, फिर y के रिस्पेक्ट में होता है, कुछ क्वांटिटी आती होगी। फिर फंक्शन f में y के रिस्पेक्ट में पहले चेंज होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर क्वांटिटी आएगी। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका वो दोनों बराबर होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल की कंडीशन, स्टेट वेरिएबल या फिर अवस्था चर, या आप इसको दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं, पॉइंट फंक्शन या बिंदु फलन। ठीक है, या स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ लीजिए इसको, ये रहेगा मतलब कि एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है और इस तरह की कंडीशन को फॉलो करता है। मींस कि जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी पॉइंट फंक्शन है वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, या परफेक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को फॉलो करती है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को फॉलो करती है। जो ये कंडीशन है वो ये है। ठीक है, अगर आप IIT JEM का एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती, मान लेते हैं कि डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x इज नॉट इक्वल टू डेल स्क्वायर f बाय डेल x डेल y। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन या पथ फलन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसका मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताया और उसके बाद एक मैथमेटिकल रिलेशन के द्वारा भी इसको समझाने की मैंने कोशिश की। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे और इसको पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।